बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर जो है वो अमेरिका से है, और अमेरिका में जो कांग्रेशनल मीटिंग होनी थी जिसके बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता महीने बताया था। मैंने आपसे कहा था कि 2 इवेंट होने जा रहे हैं और वो इवेंट होंगे नए साल की छुट्टियों के बाद। तो एक आपने देखा 15 तारीख को बरतानिया में हुआ, जहाँ पे एक MPs की मीटिंग हुई और बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को बताया गया कि पाकिस्तान में किस तरह कत्लेआम हुआ डी चौक में 26 नवंबर 2024 को, और उसके बाद कुछ मुतालबात किए गए। वहाँ पे अभी फॉलोअप चल रहा है और बरतानिया में लेटर्स भिजवाए जा रहे हैं तमाम MPs को, और आने वाले दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ उस मसले को मज़ीद उठाएंगे। अब जो अमेरिका के अंदर कांग्रेशनल मीटिंग है, इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। मोहसिन नकवी भी अमेरिका में मौजूद हैं। इनके ऊपर बहुत दबाव था। एक तो उनके ऊपर दबाव है कि वो किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक रसाई हासिल करें। ख़ुसूसन मार्को रूबियो से मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने अपनी तैनाती के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के, जापान के और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो 4 मुल्क हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये चारों क्वाड का हिस्सा भी है। तो मार्को रूबियो की ये मुलाकातें एक ख़ास तरफ इशारा भी दे रही हैं, क्योंकि क्वाड जो एक पूरा निज़ाम बनाया गया है, ये समंदर की हिफाजत के लिए बनाया गया है, और ये एक समुद्री फोर्स है जो चाइना को रोकती है साउथ चाइना सी के अंदर एक्टिविटीज़ करने से। वहाँ पे उनके साथ कन्फ्लिक्ट में जाते हैं। बाद में कभी तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी को मौका नहीं मिला अभी तक मुलाकात करने का या बातचीत करने का। पहले हम आपको बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने वहाँ क्या हासिल किया, फिर आपको बताते हैं दूसरे हिस्से में कि जो कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग हुई है अमेरिका में, उसके क्या नताइज आएंगे और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उनको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है और क्या कर सकती है। ये मोहसिन नकवी की नाकामी का यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हुसैन हक्कानी, जो नॉर्मली इस वक्त इस हुकूमत के बहुत करीबी हैं और हुकूमत की तारीफ़ें करते हैं, इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाक़िद हैं, हुसैन हक्कानी साहब भी मजबूर हो गए ये कहने पे कि कोई ज़रूरत नहीं थी, ये गैर ज़रूरी है जो मोहसिन नकवी ने किया है। उनका ट्वीट क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हुसैन हक्कानी का कहना है कि वज़ीर दाखिला को अमेरिका जाने और ये तासुर देने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो वज़ीर ख़ारजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से नहीं हुई जो अमेरिका के ख़ारजा ताल्लुकात का ज़िम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। तो ये हुसैन हक्कानी का स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो ज़ुल्म खलीलदाद का भी है। ज़ुल्म खलीलदाद समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत नाकामी हुई है, पाकिस्तान को इमरान खान साहब को आज़ाद रखना चाहिए था, और इस बारे में ज़ुल्म खलीलदाद ने बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो वो ज़रूर मेहमान ख़ुसूसी बनकर जाते या मेहमान बनकर जाते इस तकरीब हलफ बर्दारी में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब की बहुत तारीफ करते हैं। ज़ुल्म खलीलदाद ने कहा कि भारत के वज़ीर जयशंकर ने सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वो तो पहली लाइन में सामने बैठे हुए थे। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो मेरा मानना है कि वो इस नहायत अहम तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी होते। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है। इमरान खान को रिहा करें और पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। अब मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि 22 तारीख को जो कांग्रेशनल मीटिंग हो रही थी उसको किसी तरह रोका जाए या उसको नाकाम किया जाए। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहुँच गए, कुछ जर्नलिस्ट हैं वो पहुँच गए, कुछ गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं वो पहुँच गए, कुछ बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, और सेनेटर्स भी वहाँ पे पहुँचे। सेनेटर्स ने वहाँ पे इससे खिताब भी किया मीटिंग से, और उनके सामने तमाम तफसीलात रखी गई। ये वो तफसीलात हैं कि जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक, और खसूसन बताया गया कि 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक में कत्लेआम हुआ वहाँ पे क्या हुआ है। एक तो मुईद पीरज़ादा साहब ने बात की है, वजाहत साहब ने बात की है, और वहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल भी मौजूद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद थी, ख़वातीन भी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन 2 आउटसाइडर्स वहाँ पे आ गए जिनको वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं जानते थे, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदे यहाँ पे भिजवाए गए हैं ताकि इस प्रोग्राम को ख़राब किया जाए। अच्छा, अब मैंने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बंदे 2 तरह के उनके मौक़िफ़ हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि ये बंदे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उन्होंने प्रोग्राम को ख़राब करवाने के लिए भिजवाए थे, और कुछ लोगों का कहना है कि ये बंदे नून लीग ने भिजवाए थे। अब बंदे जिसने भी भिजवाए थे पुलिस ने उठा के उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। यानी जब निशानदेही की गई कि ये बंदे आउटसाइडर हैं, इनका इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस प्रोग्राम को ख़राब करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने वहाँ रोला कप भी डाला। लेकिन उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उन बंदों को उठाया, और सार्जेंट एट आर्म जो है उन्होंने उठा के उन बंदों को बाहर निकाल दिया। अब वज़ीर दाखिला वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोग्राम हो जाना और ये एक कामयाब प्रोग्राम हो जाना, ये अब एक मसला बन जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए। देखिए, ये चीज़ें 1 या 2 दिन में होनी नहीं है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जानते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी जानते हैं। वजह यह है कि अगर हुकूमत ने जोर लगाना है या एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाना है तो उनको भी महीने लग जाएंगे अपनी चीज़ें सीधी करने में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये काम करना है तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इस काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ग्रेजुअली देखिए उन्होंने क्या कुछ अचीव किया। अगर आप सबसे पहले ये देखें कि अब तक सबसे पहले एक डोनाल्ड की हियरिंग हुई थी, उसके बाद अमेरिका में एक करारदाद आई थी, फिर जो कांग्रेसमैन हैं उनके लेटर साइन करवाए गए थे, उनसे बहुत सारे 60 से ज़्यादा कांग्रेसमैन ने लेटर साइन किया था। फिर उसके बाद जो है वो अब एक और कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, हियरिंग हुई है, और इसके बाद एक और 2 चीज़ें होने जा रही हैं। 12 फरवरी को जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है
उसके जो कांग्रेसमैन हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मिलेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक तंजीम है वो भी उनसे मिलने जा रही है। पाकिस्तान के हालात से मुतालिक वहाँ पे भी ब्रीफिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा। जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक जैसा कि पहले दस्तखत करवाए गए थे कांग्रेसमैन की और खत भिजवाया गया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो अब एक और खत लिखा जाएगा जो स्टेट डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा और उस खत के ऊपर दोबारा से कांग्रेसमैन के दस्तखत करवाए जाएंगे। इससे पहले नाजरीन जो एक करारदाद पास करवा ली थी पाकिस्तानियों ने अमेरिका से, उस करारदाद के अंदर जो वोटिंग की सिचुएशन थी वो ऐसे थी कि 431 टोटल वोट थे जिनमें से 56 गैर हाजिर थे, 7 लोगों ने मुखालफत की थी, जबकि 368 लोगों ने साथ दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। यानी 368 कांग्रेसमैन ने साथ दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। 431 में से 368 वोट उनके हक में आए थे, 7 वोट उनके खिलाफ आए थे। इसमें डेमोक्रेट्स के 181 वोट थे और रिपब्लिकन्स के जो है वो वोट थे 187, और जो खिलाफ वोट आए थे वो 7 के 7 रिपब्लिकन्स के थे। अब इस वक्त जो है वो रिपब्लिकन्स की हुकूमत बन गई है और ओवरसीज पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास की जाए अमेरिका की सेनेट में, और वो जो पास करवाना चाह रहे हैं बाइंडिंग रेजोल्यूशन, इसमें ये पाबंदियां लगवाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो कांग्रेशनल मीटिंग हुई है इसके अंदर मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन लोग हैं, जो फैसला साज हैं, जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के अंदर आम लोगों पर लोग बैठे हुए आम होतों पर, वहाँ आर्मी चीफ का नाम लिया गया, वज़ीर दाखिला, दीगर लोगों का नाम लिया गया कि इन लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी जाए। और ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान पे किसी किस्म की पाबंदी ना लगाई जाए, उन लोगों पर इनफरादी तौर पर पाबंदियां लगाई जाए जो लोग पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में और इलेक्शन में धांधली में और जो कुछ भी हो रहा है, जबरी गुमशुदगियाँ हो या डी चौक का कत्लेआम हो, जो लोग भी इन चीज़ों में मुलव्वस हैं उन लोगों के ऊपर इनफरादी तौर पे ये पाबंदियां लगाई जाए। मोहसिन नकवी ने पूरी कोशिश की है जनाब, लेकिन अब बड़ा जो इशू होगा आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये होगा कि किसी तरह भी कुछ भी करके जो एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन लाना चाहती है वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की कम्युनिटी अमेरिका की कांग्रेस में, उसको रोका जाए। क्योंकि अगर उसको ना रोक सके तो फिर बाइंडिंग रेजोल्यूशन के बाद इसका मतलब यह है कि अमेरिकी हुकूमत मजबूर हो जाएगी वो तमाम इकदाम करने के लिए जो उस रेजोल्यूशन में पास किए जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, वहाँ बहुत बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रही है, जीरो से बेशक उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मोहसिन नकवी को वहाँ भेजा गया है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके सबसे काबिल भरोसा आदमी है और मोहसिन नकवी पे सबसे ज़्यादा एतबार किया जाता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में सबसे काबिल ज़िक्र और सबसे आजमूदा मोहरा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का। मोहसिन नकवी को भेजा गया, बहुत खर्चा किया जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो मान नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म और ज्यादती बंद की जाए, बस सूरत दीगर वो अपना काम जारी रखेंगे। अब देखिए फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो काम करेगी वो अपनी एम्बेसी से करवाएगी और एम्बेसी के काम करने के घंटे होते हैं, वो जितनी तनख्वाह लेते हैं उतना ही काम करते हैं और उनके लिए वो एक ड्यूटी की तरह है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी ये सारा कुछ कर रहे हैं जेब से पैसे खर्च करके और वो एक पैशन के साथ कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद जाके अमेरिका में बैठ जाए या वज़ीर दाखिला को हमेशा के लिए अमेरिका में बिठाया जाए, उन्हें वापस भी आना है। तो वहां पे जो एफर्ट की जाती है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एफर्ट उनसे ज्यादा होती है। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानी पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों के जो सेनेटर्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों के जो कांग्रेसमैन हैं, उन सबसे वो लोग राब्ते में रहते हैं और जब वो राब्ते में रहते हैं तो वो ये चीज़ें भी उनको बताते रहते हैं, ये रिपोर्टें भी उनके साथ शेयर करते रहते हैं। जैसा कि अब एक रिपोर्टिंग शुरू होने जा रही है, एक नया लेटर लिखा जाएगा जिसके ऊपर सिग्नेचर करवाए जाएंगे बहुत सारे कांग्रेसमैन के, और सिग्नेचर करवाने के बाद वो लेटर भेजा जाएगा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को और बाद में वहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा और वहाँ से जब पता चलेगा कि उनकी राय क्या है तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। ये चीज़ें अगले चंद हफ्तों में हो सकती हैं, अगले 2-3-4 महीनों में हो सकती है, लेकिन ये अब आगे की तरफ बढ़ेगी। और पाकिस्तान की जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये सोचना है कि रफ्ता रफ्ता अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो ये एक इशू बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का अपनी मईशत के हवाले से और बहुत सारे मामलों के हवाले से अमेरिका के ऊपर बहुत इन्हिसार है। चाइना से भी आप दुश्मनी नहीं कर सकते। ये एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अमेरिका को ये ऑफर कर देगा कि हम चाइना से पीछे हट जाते हैं तो आप हमारी मदद करें इमरान खान से बचने में, और इमरान खान के मामले में हमारे ऊपर या इंसानी हकूक़ के मामले में हमारे ऊपर कोई दबाव ना डाला जाए। लेकिन देखें, चाइना के स्टेट में आपने अरबों डॉलर देने हैं, 65 अरब डॉलर तो आपने 2022 तक के देने हैं। उसके बाद आप दोबारा उनसे पैसे मांगते हैं। 6 अरब डॉलर आपने उनसे लेकर अपने खजाने के अंदर रखे हुए हैं, रिजर्व के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने चाइना के पैसे देने, लगभग अगर आप प्लस माइनस करें तो आपको तकरीबन 80 अरब डॉलर के करीब शायद आपको चाइना का वापस करना है। मैं लमसम बता रहा हूँ, मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन इतना पैसा बन जाता है। चंद लोगों ने मुझे यहाँ तक बताया कि शायद इससे भी ज़्यादा है। तो जब इतना सारा पैसा आपने एक मुल्क का वापस करना हो तो आप ये नहीं कर सकते कि आप दूसरे मुल्क को कहीं एक सुपर पावर को नाराज़ कर दें दूसरी सुपर पावर को मनाने के लिए, और जिसको आप नाराज़ करें वो बिल्कुल ही आपकी दीवार के साथ उनकी दीवार लगती हो, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में अपने आप को एक ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन में डाल चुकी है जिससे निकलना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी CIA ने एक ब्रीफिंग देनी है डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के हवाले से, या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को,
اور یہ واقعی میں ایک امپورٹنٹ بریفنگ ہوگی جس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف پاکستان کے بارے میں آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی فیور میں ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اتنی فیور میں نہ ہو جتنا امید کر رہے ہیں بہت سارے لوگ. لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ ماحول نہیں ملے گا جو ماحول انہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران ملا تھا یا ان کے دور میں ملا تھا. وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کیونکہ اس کو انیشیٹ کرنے والے تھے, ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کی منظوری دی تھی اور کہا تھا ٹھیک ہے پڑکا دو, تو انہوں نے پھر بہت زیادہ ساتھ دیا. پاکستان کے بہت حالات خراب ہوئے, بہت ساری چیزیں غلط ہوئیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی. تو ویسی سپورٹ اور سہولت کاری تو امریکہ سے اب ملنے والی نہیں ہے. تو ناظرین, آنے والے دنوں میں بھی امریکہ سے بڑی خبریں آئیں گی, ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لیکن ابھی عمران خان صاحب نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ سٹیٹمنٹ آپ کو ضرور سننا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان پارٹ 2 کے اقتدار کو طول دینے اور 9 مئی کے واقعات کو چھپانے کے لیے قاضی فائد عیسیٰ نے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اور 8 فروری انتخابی دھاندلی سے متعلق ہماری پٹیشن نہیں سنی. تحریک انصاف کے ساتھ تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں. ذلِ شاہ سے لے کر سمیع وزیر تک ہمارے ساتھ ظلم اور جبر کی ایک طویل داستان ہے. ہمیں ملک بھر میں کسی بھی عدالت سے انصاف نہیں مل سکا. عدالتیں مفلوج ہیں. آج بھی ان کو یہی خوف ہے کہ کوئی جج میرٹ پر ہماری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی درخواستیں نہ سن لے اور کہیں ہمیں انصاف نہ مل جائے. یہ جو بھی کر لیں, خدائی قانون ہے کہ ظلم اور جبر کا دور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اپیل پر 7200 کے قریب غریب اور مستحق پاکستانیوں کو سعودی عرب کی جیلوں سے رہا کیا. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے عہدے اور اثر رسوخ سے عام پاکستانیوں کی زندگی سنوارنے کا اقدام کر سکوں. میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا اور میں جب تک زندہ ہوں میں یہ کرتا رہوں گا اور اسی کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا. مجھے یا بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہے. اچھا, ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی ہمارے قیدی ہیں اور وہ بند ہیں, غریب لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے جرائم کے اندر بند ہو جاتے ہیں, کہ بڑے جرائم ان میں بند ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ وہاں کے قوانین سے لا علم ہوتے ہیں اس وجہ سے بند ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ آپ کی جیلوں میں قید ہیں سعودی عرب میں, ان کو رہا کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے محمد بن سلمان نے وعدہ کیا تھا, تو اب 7200 لوگ جو ہے ان کی رہائی ہوئی ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یا بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہے. ملک ریاض اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جس نے ان سے اپنے ذاتی یا مالی فائدے کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کی. زرداری کی طرح بلاول ہاؤس نہیں بنوایا اور نئی شریف خاندان کی طرح 1 ہائیڈ پارک دگنی قیمت پر بیچا ہے. میرے لیے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل اہم تھا اور اسی کے لیے القادر یونیورسٹی قائم کی. انہوں نے مجھے تکلیف دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. بشرا بی بی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے چلائی جانے والی سوشل میڈیا کمپین کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. اپوزیشن پچھلے 6 سال سے بشرا بی بی پر کیچڑ اچھال رہی ہے تاکہ کسی طرح سے میری کردار کشی کی جا سکے. جو ہمارے خیر خواہ ہوتے ہوئے ان کے پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ دشمن کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ جی عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اب اس میں ملک ریاض صاحب کا ذکر آیا تو میں آپ کو 1-2 چیزیں اور بتا دیتا ہوں اس کیس کے حوالے سے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اور یہ میں پکی خبر آپ کو دے رہا ہوں, یہ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیا ملک ریاض واقعی کوئی بم پھوڑ دے گا یا ملک ریاض سارا ڈیٹا لیک کر دے گا یا ملک ریاض بتائے گا کہ جناب فلاں بندے کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے, فلاں آفیسر میرے پاس آیا وہ میرے سے یہ لے گیا, فلاں نے میرے سے گاڑی لی, فلاں نے میرے سے پلاٹ لیا, فلاں نے میرے سے بیرون ملک یہ لیا, فلاں نے میرے سے اتنا پیسہ لیا, فلاں نے اتنی رشوت لے کے یہ والا کام کیا, فلاں نے میرے سے فلاں چیز منگوائی بیرون ملک سے, فلاں نے یہ چیز کی, فلاں ادارہ میرے پاس آیا اور انہوں نے یہ کہا. تو یہ ساری چیزیں کیا ملک ریاض بتائے گا؟ تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ ملک ریاض کوئی دھماکہ نہیں کریں گے, ملک ریاض کوئی چیز نہیں بتائیں گے. وہ کاروباری آدمی ہے اور وہ ایک حد سے زیادہ نقصان برداشت نہیں کرے گا. ملک ریاض اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ویسے بھی سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے ملک ریاض. وہ اگر پاکستان میں ہے تو سونے کے انڈے دیتی رہے گی اور تمام پاکستانی جو اشرافیہ ہے وہ اس سے مستفید ہوتی رہے گی. لیکن جب یہ مرغی کسی اور ملک میں جا کے انڈے دے گی تو پھر پاکستانی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہی سوچے گی نا کہ پھر اس مرغی کو ذبح کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ملک ریاض دبئی گئے ہیں بلکہ بہت سارے جو اوورسیز انویسٹرز ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا بھی ہے نا, جس میں ان کو پتا ہے کہ کون آدمی کیا چیز خریدنے میں کس وقت دلچسپی رکھتا ہے اور کس کی کیا مالی حیثیت ہے. تو یہ اس کے مطابق سب کو پیکج پلان دیتے ہیں. یہ بڑا سائنس ہے. تو ملک ریاض کے پاس سارا ڈیٹا بھی ہے, ہر چیز کا پتہ ہے. تو پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے ادارے یا لوگ ہیں ان کو پرابلم ہو گئی ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک ریاض اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ باہر لے جائے گا, یہاں پہ کچھ آئے گا نہیں. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ان کے اوپر. لہذا ملک ریاض جس کے خلاف میڈیا ایک لفظ نہیں بولتا تھا, میڈیا پہ بیپ لگ جاتی تھی ملک ریاض کا نام آتا تھا, میڈیا کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ملک ریاض کے خلاف کوئی سوسائٹی کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے. یہ حالات ہوتے تھے. اور آج اسی ملک ریاض کے خلاف باقاعدہ ویڈیوز بنا کے چلائی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہیں اور پی ٹی وی کے اوپر چلائی جا رہی ہیں. باقی میڈیا کو الاؤ کر دیا گیا کہ تم دو ملک ریاض نو, سارے رل کے پہ گئے کیونکہ انہیں پورا یقین ہے کہ ملک ریاض کوئی دھماکہ نہیں کرے گا. اب ملک ریاض نے 2-3 دفعہ دھمکی لگائی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا, تو ایک آدھا دھماکہ تو ملک ریاض کو کرنا پڑے گا اگر انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ افیکٹو ہیں اور ان کے کچھ کہنے سے چیزیں بدل سکتی ہیں, فرق پڑتا ہے. بہرحال عمران خان والے معاملے میں نے ملک ریاض کے کچھ قریبی لوگوں ان سے رابطہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ بھائی, تو انہوں نے کہا جی ملک ریاض نے ہمیں بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ کام میں نے صدقہ جاریہ کے لیے کیا تھا اور اس کے اوپر میں نے کوئی گواہی نہیں دینی. دوسرا, ملک ریاض کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کے خلاف, دیکھیں
ہو کیا رہا ہے، اب مسئلہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں. جو لا ایکسپرٹس ہیں نا، انہوں نے جا کے بتا دیا ہے، حکومت کو بھی بتا دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دیا ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ کر کے جیل کے اندر تو فیصلہ عمران خان کے خلاف دے دیا گیا ہے، لیکن جب یہ معاملہ اوپن کورٹ میں آئے گا، ہائی کورٹ میں یا آگے کسی اور کورٹ میں چلا گیا یا اپیل میں چلا گیا، تو یہ دوبارہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. یعنی جیل کے اندر بند ماحول کے اندر سزا دے دی، پہلے بھی دیتے رہے ہیں، 2 نمبر قسم کی، باہر آ کے وہ ختم ہو جاتی تھی. تو یہ بتایا گیا کہ اگر عمران خان کو اس کے اندر پکا فکس کرنا ہے تو ہر حال میں ملک ریاض کی گواہی چاہیے ہوگی. ملک ریاض آ کر بتائے کہ جناب میں نے رشوت دی ہے، تو پھر یہ دونوں میاں بیوی پھنستے ہیں، ورنہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں پھنستے. اب اگر ملک ریاض کی گواہی آ جاتی ہے نا، تو عمران خان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت وہ دباؤ ڈال سکتی ہے جو انہیں چاہیے. اور ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بھی قربانی دوں گا، میں گواہی نہیں دوں گا. اب معاملہ آگے جناب یہاں پہ پھنس گیا ہے. ملک ریاض نے اگر گواہی، تو میرے خیال میں ملک ریاض کو سارا بھانڈا پھوڑ دینا چاہیے. پاکستان کی خدمت ہو جائے گی، بتائیں کس کس نے کیا کیا اور کیسے کیسے کیا اور کون کون کس کس معاملے میں کیسے کیسے انوالو تھا. لیکن ابھی تک تو ملک ریاض نے بتایا نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں جو آج نہیں بتایا وہ کل بتائیں گے. لیٹس سی ہوتا کیا ہے اب تک.